हेलो एंड वेलकम टू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चा पार्टी कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था हमारा टॉपिक एडवांसेस, जो कि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। उसके कुछ सब टॉपिक्स हम पढ़ रहे थे, जिसमें से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक 12.7, दैट इज अकाउंट्स वेयर देयर इज इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफ फ्रॉड्स कमिटेड बाय बोरोवर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। देखो, टॉपिक का नाम क्या है? ऐसे अकाउंट्स जहाँ पे किसी भी तरह का इरोजन हुआ है उसकी सिक्योरिटी पे, या किसी भी तरह का फ्रॉड कमिट किया गया है बाय द बोरोवर, उन अकाउंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब ये इरोजन क्या होता है? इरोजन मतलब किसी भी तरह का ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन या डिम्यूनिशन ऑफ समथिंग। मतलब समझो, तुमने कोई एसेट रखवाई, कोई सिक्योरिटी रखवाई जिसकी वैल्यू अभी है 1 CR जब तुम लोन उठा रहे हो, पर उसका कोई ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन हो जाता है या उसकी वैल्यू डिमिनिश हो जाती है, कम हो जाती है, और वो हो जाती है 50 लाख। क्या ये हुआ इरोशन? ज़रूरी नहीं है 50 लाख ही हो सकता है 1 करोड़ से 90 लाख पे आ गई हो, 10 लाख का डिमिनिशन हुआ हो। जैसे डेप्रिसिएशन में होता है ना, बाय रेगुलर यूज़ और वियर एंड टीयर। बस वही, अगर जो सिक्योरिटी तुम रखवा रहे हो उसमें ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन या डिमिनिशन होता है तो उसे हम इरोजन बोलते हैं। अगर ऐसी किसी भी तरह की इरोजन हो रही है उस सिक्योरिटी पे जिसके अगेंस्ट लोन उठाया है, तो ऐसे अकाउंट को स्ट्रेट अवे क्लासीफाई कर दिया जाएगा एज डाउटफुल और लॉस एसेट। अब डाउटफुल कब करेंगे और लॉस एसेट की तरह कब करेंगे, ये देखते हैं। ये टॉपिक कहाँ आता है पता है? मतलब किस बेसिस पे ये टॉपिक तुम देखोगे। हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि हम डाउटफुल कब बोलते हैं, जब 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर, 1 to 3 ईयर्स या मोर देन 3 ईयर्स होता है। दैट इज़, जो एसेट्स हमने पढ़े थे 90 डेज से 1 ईयर के बीच के होते हैं उन्हें हम सब स्टैंडर्ड बोलते हैं। लेकिन ये जो सब स्टैंडर्ड है ना, ये भी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे डाउटफुल या लॉस एसेट की तरह कंसिडर किए जा सकते हैं, और वो सिचुएशन होती है इरोजन ऑफ सिक्योरिटी। तो अब ये देखो, कब डाउटफुल की तरह कैटेगराइज करोगे अब, और कब लॉस एसेट? जब तुमने जो भी सिक्योरिटी रखवाई है, अगर उसकी वैल्यू लेस देन 50% ऑफ द वैल्यू असेस्ड बाय बैंक और एक्सेप्टेड बाय RBI हो जाती है, दैट इज़ लोन तो तुमने उठाया है 1 CR का, ठीक है, बट उसके अगेंस्ट जो सिक्योरिटी रखी है ना उसकी वैल्यू गिर गिर के इतनी गिर गई है कि वो 50 लाख से भी नीचे आ चुकी है, दैट इज़ इसके 50% से भी नीचे। आज की डेट में तुम्हारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस 1 करोड़ है और जो सिक्योरिटी उसके अगेंस्ट है वो उसकी 50% से भी कम है। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता चाहे तुम्हें अमाउंट पे किए 91 डेज ही क्यों ना हुए हो, जस्ट 90 डेज कंप्लीट ही क्यों ना हुए हो, तब भी डायरेक्टली उसे कंसिडर कर दिया जाएगा, उसे रजिस्टर कर दिया जाएगा एज डाउटफुल एसेट, डाउटफुल कैटेगरी। और फिर इसके बेसिस पे उस पर प्रोविज़न क्रिएट की जाएगी, दैट इज़ 25, 40, 100। हमने कल की क्लास में पढ़ा था। और वहीं अगर उसी सिक्योरिटी की वैल्यू 10% से भी कम हो जाती है ना आउटस्टैंडिंग अमाउंट की, फिर तो डायरेक्ट लॉस एसेट। मतलब ये तो वो ख़त्म टाटा बाय बाय वाली सिचुएशन। बंदे ने लोन उठाया है 1 करोड़ का और सिक्योरिटी हो गई है वहाँ पे 1 लाख की। अब ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमने कल इतने टाइप्स पढ़े थे, मोड्स पढ़े थे, जिसमें से एक था जहाँ पे आप अपने स्टॉक्स रखवा सकते हो। अब तुमने स्टॉक रखवाई थी जब उसकी वैल्यू थी 2 करोड़, अब वो कंपनी लिक्विडेट हो गई, या इतना बुरा हुआ, मार्केट ऐसा क्रैश हुआ कि वो 2 करोड़ के 1 करोड़ के भी नहीं बचे। ये तो ऑब्वियस भी है और पॉसिबल भी है। तो ऐसा किसी भी तरह का ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन या डिमिनिशन होने की वजह से अगर वैल्यू गिरती है और वो 50% से भी कम हो जाती है, तो हम उसे डाउटफुल एसेट की तरह कंसिडर करते हैं। और अगर 10% से भी कम हो जाती है तब तो फिर सीधा लॉस एसेट, या तो उसे राइट ऑफ ही कर दो या फुल्ली प्रोवाइड कर दो बाय द बैंक। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इन केस कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो। वहीं अगर तुमने एडवांस उठाई है, लोन उठाई है अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, NSC, KVP, IVPs, अब इनका क्या होता है, एक लॉक इन पीरियड होता है। टर्म डिपॉजिट तुमने डिपॉजिट करा दी, समझो 10 साल के लिए, 10 साल बाद तो वो पैसे मिलेंगे ही। अब तुमने इसके अगेंस्ट लोन उठाया है, ठीक है। देखो, एक मिस्टर एक्स है, उसकी टर्म डिपॉजिट थी 1 करोड़ की, उस फॉर 10 ईयर्स। उसने इसके अगेंस्ट लोन उठाया 50 लाख का, या 1 करोड़ का ही। अब यहाँ पे देखा गया कि पूरे 90 डेज हो गए, इसने एक भी रुपए जमा नहीं किए। तो अब यहाँ पे आके इसके अकाउंट को ना कह रहा है NPA की तरह तुम ट्रीट नहीं करोगे। क्यों?
क्योंकि अभी इसने पैसे नहीं दिए हैं, बट ये टर्म डिपॉजिट जो है 10 साल के बाद इसके 1 करोड़ तो हमें मिल ही जाएंगे, ये तो श्योर है ना, यहाँ पे तो कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। बस प्रोवाइडेड वहाँ पे एक कंडीशन होती है कि आपको एक एडिक्वेट कुछ मार्जिन बताएगी वो बैंक, जिस भी बैंक से आप ये एडवांस ले रहे हो, जो हर समय आपके अकाउंट में अवेलेबल होना चाहिए। हो सकता है वो बोले कि आप इस 1 करोड़ के बदले आपको अकाउंट में हर समय 10 lakhs तो मेंटेन करके रखना ही होगा। एक होगा, आपको पता होगा अगर किसी ने लोन लिया है या किसी के घर पे लोन लिया गया तो तुम जितने अमाउंट का लोन लेते हो ना, तुम्हें एग्जैक्टली वो अमाउंट मिलता नहीं है, उसमें से कुछ मार्जिन कट के मिलता है। जैसे 20 का लोन लिया तुमने, हो सकता है तुम्हारे अकाउंट में एक्चुअल में 18 आए हो या आए 20 हो, बट तुम यूज़ सिर्फ 18 को कर सकते हो। बैंक्स अपना एक मार्जिन बना के रखती है, जो मार्जिन वहाँ पे आपको मेंटेन करके रखना होता है। अगर वो मेंटेन करके रखा गया है तो फिर टर्म डिपॉजिट, एनएससी, केवीपी, आईवीपी के अगेंस्ट दिया गया एडवांस कभी भी एज एनपीए ट्रीट नहीं किया जाएगा। एग्रीकल्चरल एडवांसेस अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलेमिटीज। अब आप किससे ना बैंक से एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लोन लिया हो गया है, किसी ने, कोई पर्सन आया मिस्टर एक्स, वो गया बैंक के पास और उसने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए उठाया वहाँ से लोन। अब कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आ गई, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, इतना तूफान आया, इतनी बाढ़ आई कि पूरा उसका जो फार्म था वो पूरा ख़राब हो गया, उसकी पूरी प्रोडक्शन ख़राब हो गई। अब ऐसे केस में बैंक डिसाइड करेगी कि उन्हें क्या करना है, उन्हें क्या मेजर लेना है। अब क्या वो शॉर्ट टर्म लोन को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करा देंगे, टर्म लोन में कन्वर्ट करा देंगे, रीशेड्यूल कर देंगे उसके रीपेमेंट को, या एक फ्रेश लोन सेंक्शन करेंगे उस पर्टिकुलर लोन के अगेंस्ट। दैट इज़ आपका पहला लोन था 10 लाख का, जो पे हो जाना चाहिए था 2024 तक, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नेचुरल कैलेमिटी आपकी पूरी एग्रीकल्चर बर्बाद हो गई, जो भी आपने प्रोड्यूस किया था सब बर्बाद हो गया। तो बैंक ने 2024 में एक नया लोन इशू किया 10 लाख का, जिससे ये लोन को सेट ऑफ कर दिया, और अब ये यहाँ से नया लोन स्टार्ट हो गया जो अब 2030 तक पे हो जाना चाहिए। तो अब ये किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल करना चाहते हैं, ये पूरी तरह से बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, बैंक डिसाइड करेगी। पर ये डिसीजन लेते वक्त उन्हें ध्यान में रखना होगा गाइडलाइंस कंटेन्ड इन आरबीआई's लेटेस्ट मास्टर सर्कुलर, जिसमें आईसीआई बात करती है अबाउट प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग पर्टेनिंग टू एडवांसेस। और ऐसे केसेस में फिर एनपीए क्लासिफिकेशन गवर्न किया जाता है बाय सच रीशेड्यूल टर्म्स। दैट इज़, या तो उन्होंने फ्रेश लोन इशू कर दिया या उन्होंने ना रीशेड्यूल कर दिया। जैसे अभी आपका पेमेंट ड्यू होना था आज 29 मार्च को, तो उन्होंने कहा कि नहीं चलो हम तुम्हें टाइम देते हैं, अब ये ड्यू होगा 29 अप्रैल को, तो ये 29 अप्रैल से 90 डेज देखी जाएगी एनपीए के लिए। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। देन एडवांसेस टू स्टाफ। अब एक बैंक अपने स्टाफ को दो तरीके से लोन दे सकती है, एक या तो एज नॉर्मल बैंकर या फिर एज अ एम्प्लॉयर। अगर बैंक एज अ बैंकर लोन दे रही है स्टाफ को तो वो उसे इंक्लूड करेगी अपनी एडवांसेस पोर्टफोलियो में। लेकिन वही अगर वो उसे लोन दे रही है एज अ एम्प्लॉयर, तो आपने देखा होगा बैलेंस शीट में एसेट्स सेक्शन में हम अदर एसेट्स करके शो करते हैं एक हेड, तो उस अदर एसेट के हेड में शो होगा फिर वो लोन अमाउंट। इस टॉपिक में बस नया यही एक चीज़ थी, बाकी वही का है कि उसे एनपीए कंसिडर बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे बाकी सबको करते हैं। अब अगर ऐसा लोन दिया है जहाँ पे इंटरेस्ट पेबल होगा आफ्टर द रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल, कभी कभी ऐसे लोन भी दिए जाते हैं जिसमें ना आप पहले जो भी अमाउंट पे कर रहे हो वो पूरा प्रिंसिपल का होगा, फिर एक बार प्रिंसिपल रिकवर हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, उसके बाद आपका इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू होना स्टार्ट होगा। तो ऐसे केस में अब हम उसे ओवर ड्यू कंसिडर कब करेंगे या एनपीए कब कंसिडर करेंगे, जब किसी भी तरह का डिफ़ॉल्ट होगा इन रिपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, और अगर इंस्टॉलमेंट हो चुका है, प्रिंसिपल पे हो चुकी है, तो उसके बाद पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। फिर आगे यही लिखा है कि अगर स्टाफ एडवांस दिया जा रहा है बैंक के द्वारा एज अ एम्प्लॉयर, तो हम वो शो करते हैं अंडर द हेड अदर एसेट्स, और वहीं अगर वो एज अ बैंकर दिया जा रहा है तो वो हम इंक्लूड करते हैं एडवांसेस पोर्टफोलियो ऑफ द बैंक। अब जो एग्रीकल्चर एडवांसेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जो हमें पता ही है, लॉन्ग ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन। कब हमें लॉन्ग ड्यूरेशन देना है, कब हमें शॉर्ट ड्यूरेशन एडवांस देना है, ये कैसे डिसाइड होगा, तो ऑब्वियस सी बात है फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप एंड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। एक क्रॉप है जो आपने आज बीज लगाई, उसे अब बन के आपको हार्वेस्ट करने पे लगेंगे 1 साल,
विद इन 1 ईयर तुम उसे हार्वेस्ट कर सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। वहीं अगर उसे 1 ईयर से ज़्यादा लग रहे हैं फॉर हार्वेस्टिंग तो वो होगा लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। तो उसके बेसिस पे अब कौन से क्रॉप पे लोन दिया जा रहा है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि ये लॉन्ग ड्यूरेशन होगा कि शॉर्ट ड्यूरेशन। क्रॉप सीजन का यही मतलब होता है कि वो कब हार्वेस्ट किए जाएंगे, और ये डिटरमाइन करेगी स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी इन ईच स्टेट। अब ऐसे अकाउंट्स को एनपीए कंसिडर करने के लिए दो चीज़ें देखी जाती है। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है और वो 2 क्रॉप सीजन्स तक पे नहीं की गई है तब हम उसे एनपीए कंसिडर करेंगे। तो वही लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप अगर एक ही क्रॉप सीजन तक पे नहीं की गई है तब दैट इज अ लोन ग्रांटेड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स विल बी ट्रीटेड एज एनपीए इफ द इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देयर ऑन रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजन। क्यों? क्योंकि ये टाइम ड्यूरेशन छोटा होता है, इसलिए यहाँ पे 2 क्रॉप ड्यूरेशन का टाइम दिया गया है। वहीं लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के केस में एनपीए कंसिडर किया जाएगा अगर कोई भी इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल या इंटरेस्ट रिमेन करता है ओवरड्यू फॉर 1 क्रॉप सीजन। और यहाँ पे हमारा एडवांसेस का टॉपिक खत्म होता है। आई होप आप में से किसी को कोई डाउट नहीं है। और नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पावर। तो सबसे पहले ड्राइंग पावर का मतलब क्या होता है। ड्राइंग पावर का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है इन केस ऑफ कैश क्रेडिट। आपको पता होगा अगर आपके पास करेंट अकाउंट है तो उसमें आप ओवर ड्यू अमाउंट ओवरड्राफ्ट उठा सकते हो, एक्स्ट्रा अमाउंट उठा सकते हो, कैश क्रेडिट ले सकते हो, बट उसकी एक लिमिट सेट होती है। एक वर्किंग कैपिटल लिमिट आपको सैंक्शन की जाएगी एज पर आपकी लेटेस्ट बैलेंस शीट, जो कौन बताता है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ भी आपका अकाउंट है, कि आप इस लिमिट तक पैसे उठा सकते हो, इस लिमिट तक आप कैश क्रेडिट ले सकते हो, और उस लिमिट को कहते हैं ड्राइंग पावर। दैट इज़ आपके पास पावर है कि आप इस अमाउंट तक तो पैसे ड्रॉ कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। अब देखो जो ये हमारी सैंक्शन लिमिट होती है ना, ये ड्राइंग पावर से अलग होती है। इसे हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये है तुम्हारी बैंक अकाउंट की सब हर तरह की एडवांसेस लोन्स लाइक कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट, नॉन फंडेड एक्सपोजर, हर तरह की जो भी तुमने एक तरह की क्रेडिट उठाई है, इस ओवरऑल की, ये पूरे बॉक्स की, इसकी जो लिमिट है इन सारी चीज़ों को मिलाकर, इस लिमिट को बोलते हैं हम सैंक्शन लिमिट। और वही जो तुम्हारी वर्किंग कैपिटल के लिए, स्पेशली वर्किंग कैपिटल के लिए जो तुम कैश क्रेडिट उठाते हो, उसकी जो लिमिट होती है उसे हम कहते हैं ड्राइंग पावर। जिसका सिंपल सा सीधा सा मतलब ये है कि जो तुम्हारी ड्राइंग पावर है वो हमेशा विद इन योर सैंक्शन लिमिट ही होगी। मतलब अगर सैंक्शन लिमिट 50 लाख है तो ड्राइंग पावर उससे कुछ कम ही होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये सैंक्शन लिमिट इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करके है। आई होप आपको ये समझ आ गया है कि सैंक्शन लिमिट क्या है और ड्राइंग पावर क्या है। ड्राइंग पावर कैलकुलेट की जाती है ऑन योर प्राइमरी सिक्योरिटी लेस मार्जिन। मान लो तुम्हारे पास सिक्योरिटी है 1 CR की, जिसमें से बैंक मार्जिन मेंटेन करके रखना चाहती है 10% की, तो 1 करोड़ माइनस 10% का जो अमाउंट होगा वो तुम्हारा ड्राइंग पावर बन जाएगा। और तुम्हारे जो भी अकाउंट्स हैं वो सब होने चाहिए विद इन ड्राइंग पावर्स एंड सैंक्शन लिमिट। दैट इज़ तुम्हें जो भी ड्राइंग पावर दी गई है, सैंक्शन लिमिट दी गई है, उससे ऊपर तुम कभी भी पैसे नहीं निकाल सकते हो। और इन केस तुम्हारे अकाउंट में वो एक्सीड करता है तुम्हारी सैंक्शन लिमिट से, ड्राइंग पावर से, या अगेंस्ट एनी अनअप्रूव्ड सिक्योरिटीज़, तो उसे तुरंत ही मैनेजमेंट या हेड ऑफिस के नोटिस में लाना होगा। अब ये हम कैसे पढ़ रहे हैं, एज ऑडिटर्स, हम ऑडिट सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं। मतलब ये हम पढ़ रहे हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो हमें क्या करना है, हमें तुरंत ये चीज़ नोटिस में लानी होगी मैनेजमेंट के या तो हेड ऑफिस के। अब इसको लेके बैंक की ड्यूटी क्या होती है। अब ये जो तुम्हारी ड्राइंग पावर डिसाइड होती है, ये हमने क्या पढ़ा अभी, तुम्हारी प्राइमरी सिक्योरिटी लेस मार्जिन के बेसिस में होती है। अब ये प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होती है, आपके पास कुछ करेंट एसेट्स है, उसमें से ऐसे करेंट एसेट्स जिसे बैंक एडिक्वेट मानती है, जिसे बैंक मानती है कि हाँ यहाँ से हमारे पैसे रिकवर हो जाएंगे, वो उसे कंसीडर करती है, जो कि एक्चुअली होता है इन्वेंट्री और डेटर्स। इनमें से मार्जिन और कुछ अदर अमाउंट्स माइनस करने के बाद जो फाइनल अमाउंट आता है ना, उसे आपकी ड्राइंग पावर बनाई जाती है। तो पहली तो बैंक की ड्यूटी ये है कि वो ये इंश्योर करे कि ये जो भी ड्राइंग्स आपको अलाउ की जा रही है ना फॉर योर वर्किंग कैपिटल,
वो कवर की जाए बाय द एडिक्वेट करेंट एसेट्स। दूसरा, अब ये करने के लिए आप क्या करते हो, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए होता है करेंट स्टॉक एसेट। जब आपको कोई पर्सन अपना करेंट स्टॉक एसेट ला के देता है तो फिर उसके बेसिस पे आप उसकी ड्राइंग पावर डिसाइड करते हो। तो अब ये जो करेंट स्टॉक स्टेटमेंट है ना, ये हर बार करेंट तुरंत का होना चाहिए, नॉट ओल्डर देन 3 months, शुड नॉट बी ओल्डर देन 3 months। दैट इज़ हर क्वार्टर में आपको अपना स्टॉक स्टेटमेंट ले जाके देना होगा बैंक को, और उसके बेसिस पे आपकी ड्राइंग पावर डिसाइड होगी। और अगर किसी भी तरह का अमाउंट दिया गया है, किसी भी तरह की ड्राइंग पावर आपको सैंक्शन की गई है उन अकाउंट्स पे जो कि ओल्डर देन 3 months के हैं, तो उन्हें तुरंत ही इररेगुलर कंसिडर कर लिया जाएगा। तो बैंक की ड्यूटी ये है कि वो ये इंश्योर करे ये स्टॉक स्टेटमेंट जिसके बेसिस पे वो ड्राइंग पावर्स आपकी डिटरमाइन कर रहे हैं वो ओल्डर ना हो देन 3 months। दैट इज़ हर क्वार्टर आपके पास स्टॉक स्टेटमेंट ला के दी जाए। अब इसको लेके ऑडिटर की कंसर्न क्या है कि जो भी है स्टॉक स्टेटमेंट, क्वार्टरली रिटर्न्स या अदर स्टेटमेंट सबमिट की जा रही है बाय द बोरोवर टू द बैंक, उन्हें अच्छी तरीके से स्क्रूटिनाइज किया गया हो, उन्हें अच्छी तरीके से चेक किया गया हो, वेरीफाई किया गया हो। जो ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट आपको बोरोवर ला के दे रहा है वो भी अच्छी तरीके से प्रॉपर्ली स्क्रूटिनाइज की गई हो। और अगर किसी भी तरह का डेविएशन दिख रहा है ना, उसने ऑडिटेड अकाउंट्स आपको सबमिट की और उसमें कोई भी डेविएशन दिख रहा है, तो ऐसे केस में जो मंथली स्टॉक स्टेटमेंट्स होती है हर मंथ की, उन्हें भी हमें अच्छी तरीके से चेक करना होता है, उन्हें भी एसरटेन करना होता है। अब जो ये कंप्यूटेशन होती है डीपी की, ये कैलकुलेट की जानी चाहिए एज पर द एक्सटेंट गाइडलाइंस फॉर्मुलेटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द रेस्पेक्टिव बैंक एंड एग्रीड अपॉन बाय द कंसर्न स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ये ड्राइंग पावर उस तरीके से कैलकुलेट होगी जैसा आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहती है, और एक बार कोई ड्राइंग पावर कैलकुलेट हो गई तो वो पहले एग्री की जानी चाहिए, अप्रूव की जानी चाहिए बाय योर स्टेट ऑडिटर। और एक ड्राइंग पावर को कैलकुलेट करते वक्त हम स्पेशल कंसिडरेशन देते हैं टुवर्ड्स सन्ड्री क्रेडिटर। अब देखो हम क्या पढ़ रहे थे, जैसे ड्राइंग पावर क्या चीज़ होती है, वर्किंग कैपिटल लिमिट। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी। अब तुम करेंट एसेट के बेसिस पे ड्राइंग पावर अपनी डिटरमाइन कर रहे हो, तो वहाँ पे करेंट लाइबिलिटी को भी तो कंसिडर करोगे। जैसे क्या होता है ना, मान लो इन्वेंट्री है तुम्हारे पास 1 करोड़, तो अब इसमें से ना बैंक अपना कुछ मार्जिन माइनस करेगी, वही जो 10% मैंने बताया, और बचे अमाउंट की तुम्हें डीपी मिलेगी। तो ये जो है ना, ये तो तुम कंसिडर कर रहे हो, साथ में तुम ये भी देखते चलोगे कि इनके क्रेडिटर्स कितने हैं। पता चला 1 करोड़ की इन्वेंट्री तो है पर क्रेडिटर इनके 2 करोड़ के हैं, बताओ अब इनको कोई डीपी दी जाएगी क्या, नहीं। देन स्टॉक ऑडिट। अगर बैंक में कोई भी ऐसा अकाउंट है, जितने भी ऐसे अकाउंट्स हैं एक्चुअली, उन्होंने फंडेड एक्सपोजर लिया है, उन्होंने अमाउंट उठाया है मोर देन 5 करोड़, तो उनकी स्टॉक ऑडिट की जाएगी। और कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जिन्होंने 5 करोड़ के बिलो, उससे कम अमाउंट उठाए हैं, तब भी अगर ऑडिटर को लगता है कि वहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन है जो ये वारंट करती है कि इसकी भी स्टॉक ऑडिट होनी चाहिए, तो फिर उसकी भी स्टॉक ऑडिट होगी। और अगर कंसोर्शियम है, कंसोर्शियम एडवांस दिया गया है, तो ऐसे केस में जो भी ब्रांचेस हैं बैंक्स की जो इस कंसोर्शियम का पार्ट है, वो ये स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट ऑब्टेन करेगी फ्रॉम द लीड बैंक। दैट इज़ यहाँ पे इस लीड बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इनके स्टॉक ऑडिट कंडक्ट कराना। और ये जो भी रिपोर्ट सबमिट की जाएगी स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट की, वो अच्छी तरह से रिव्यू की जानी चाहिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बैंक ऑडिट। बैंक की जब ऑडिट हो रही होगी ना, तो उस बैंक के पास जितने भी स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट्स होंगी उन्हें हमें बहुत अच्छी तरीके से रिव्यू करना होगा, उनकी तरफ स्पेशल फोकस डिवोट करना होगा। अगर उसमें किसी भी तरह का कमेंट है रिगार्डिंग वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ या कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग पावर, तो हमें उसे अच्छी तरीके से ध्यान रखना होगा। देखो अब एक बार ड्राइंग पावर कैसे कैलकुलेट होती है। तुम्हारे पास स्टॉक है, इन्वेंट्री पड़ी है 1,000 की। अब उस 1,000 की इन्वेंट्री में 300 तो तुमने क्रेडिट में उठाई है, बाकी 300 एक्सेप्टेंस है, एलसी है, तुम इन्हें तो हटा दो। अभी तुम्हारे पास कितनी है जिसकी तुमने पे कर दी है 400, मतलब तुम्हारी अपनी स्टॉक्स अपनी इन्वेंट्री कितनी है 400। अब उसमें बैंक का कुछ मार्जिन है 25%, तो बचा एट लास्ट 300। देन योर डेटर्स जिससे तुम्हें पैसे आने हैं, 1,000 के डेटर्स थे। इन एलिजिबल डेटर्स जो तुम्हें दिख रहा है लॉस एसेट हो चुका है, ये तो बहुत डाउटफुल ऐसा है कि इससे तो पैसे नहीं आ सकते, ये माइनस कर दो। बचे तुम्हारे एलिजिबल डेटर्स, अब उसमें से भी जो बैंक की मार्जिन है वो माइनस करो, बचा अमाउंट ये। तो अब
इन दोनों अमाउंट को मिला के तुम्हारी फाइनल डीपी कैलकुलेट हो गई। इस तरीके से हम डीपी कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गया है, और अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अभी हमने एडवांसेस के बारे में हर चीज़ समझी। नाउ ऑडिट ऑफ एडवांसेस। तो एडवांसेस के बारे में जब हम समझ रहे थे तो सबसे पहले हमें ये समझ आया था कि ये कॉन्स्टिट्यूट करता है एक मेजर पार्ट एसेट्स का, और लार्ज नंबर ऑफ बोरोवर्स होते हैं जिन्हें एडवांस ग्रांट की जाती है, इसलिए जो इनकी ऑडिट होती है ये एक बहुत ही मेजर अटेंशन रिक्वायर करती है फ्रॉम द ऑडिटर। और इन एडवांसेस की ऑडिट कैरी आउट करते वक्त ऑडिटर का प्राइमरी कंसर्न ये होता है कि वो एविडेंस ऑब्टेन करे अबाउट द फॉलोइंग। सबसे पहले तो आप बैलेंस शीट में देखोगे कि कितनी एडवांसेस शो हो रही है, उनकी क्या आउटस्टैंडिंग बैलेंस है एज एट बैलेंस शीट डेट। फिर उनमें से कौन सी ऐसी एडवांसेस है जो रिप्रेजेंट कर रही है अमाउंट्स ड्यू टू द बैंक। अब अलग अलग लोगों को तुम दोगे, इसमें से कौन सी बैंक को है ये देखो। फिर ये देखो कि जो भी ऐसी एडवांसेस है जो किसी दूसरी बैंक को ड्यू है, तो ये चेक करो कि वो अप्रोप्रिएटली सपोर्ट की गई है बाय लोन डॉक्यूमेंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स एज एप्लीकेबल टू द नेचर ऑफ एडवांस। और वहाँ पे कोई भी अनरिकॉर्डेड एडवांसेस नहीं है, दैट इज़ आपके पास पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आपको उसमें कहीं पे दिख रहा है कि अरे 10 लाख का और एडवांस होगा बट इन्होंने तो एडवांस में शो ही नहीं किया है। ये चीज़ ना हो, किसी भी तरह की अनरिकॉर्डेड एडवांसेस ना हो। इसका सिंपल सा मतलब कंप्लीटनेस असर्शन, सारी इन्फॉर्मेशन हो। और अभी तक हमने जितने भी नॉर्म्स पढ़े कि कब हम कौन सी अकाउंट को किस तरीके से कंसीडर करते हैं, कितना प्रोविजन बनाते हैं, कब उसे एज एसेट क्लासीफाई करते हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर वे पे इनकी वैल्यूएशन की गई हो, अप्रोप्रिएट हो, प्रॉपरली अप्लाई की गई हो, और जो भी रिकवरेबिलिटी है एडवांसेस की वो भी अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज की गई हो वैल्यूएशन में। और ये जो भी एडवांसेस हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज्ड, क्लासिफाइड और डिस्क्राइब किए गए हैं इन अकॉर्डेंस विद रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस एंड रेलेवेंट स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। और उनके अगेंस्ट जो भी अप्रोप्रिएट प्रोविजंस बनाए जाने चाहिए थे एज पर द आरबीआई नॉर्म्स वो बनाए गए हैं। और जितनी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, उन सबको फॉलो किया गया है। अब तुम एडवांसेस के बारे में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कैसे ऑब्टेन कर पाओगे, तो तुम स्टडी और इवेल्युएट कर सकते हो इंटरनल कंट्रोल को जो रिलेटेड होगी एडवांसेस से। दैट इज़ आप चेक करोगे वैलिडिटी ऑफ द रिकॉर्डेड अमाउंट्स, जो भी लोन डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें आप चेक करोगे कि क्या ये सही है। रिव्यू करोगे उन अकाउंट्स के ऑपरेशन को। एग्जामिन करोगे एग्जिस्टेंस, एनफोर्सिएबिलिटी एंड वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी को कि कहीं ये 50% या 10% से कम तो नहीं है हमारे बैलेंस की। ये चेक करोगे कि क्या बैंक कंप्लाई करते हुए काम कर रही है विद आरबीआई नॉर्म्स, उसके बेसिस पे प्रॉपर अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग कर रही है या नहीं। और फिर हम कैरी आउट करेंगे एक अप्रोप्रिएट एनालिटिकल प्रोसीजर्स। इन सारी चीज़ों को करने के बाद हमें मिल जाएंगी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस रिगार्डिंग एडवांसेस। और ये हमने अभी जब एडवांसेस पढ़ रहे थे तब भी पढ़ा था कि जब ऑडिटर सैप कैरी आउट करता है तो ऐसे टाइम पे वो एग्जामिन करता है हर एक लार्ज एडवांसेस को, और बाकी जो बचे कुचे अदर एडवांसेस हैं उन्हें वो सैम्पलिंग बेसिस पे एग्जामिन करता है। और जो भी अकाउंट्स एज प्रॉब्लम अकाउंट्स आइडेंटिफाई होती है उन्हें हम फिर डिटेल में एग्जामिन करते हैं, अनलेस उसमें जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो इनसिग्निफिकेंट हो। ये चीज़ हमने कल की क्लास में अच्छी तरीके से डिस्कस की है, इसलिए अब इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। और अगर ऐसी किसी भी तरह की एडवांस है जो अभी इसी साल सैंक्शन की गई है, या जिसको लेके ना कुछ एडवर्स कमेंट है बाय आरबीआई के इंस्पेक्शन टीम या कॉन्करेंट ऑडिटर या बैंक्स इंटरनल इंस्पेक्शन, तो फिर उन्हें हम ऑडिटर की रिव्यू में भी इंक्लूड करेंगे। दैट इज़ उन्हें ऑडिटर और अच्छी तरीके से उन्हें रिव्यू करेगा। अब ये करने के लिए ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले तो वो एग्जामिन करेगा कि कितना एफिशिएंट है, कितना इफेक्टिव है इंटरनल कंट्रोल ओवर एडवांसेस, जिसके बेसिस पे वो ये डिटरमाइन करेगा कि क्या नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट होगी उसके सब्सटेंसिव प्रोसीजर की, जिससे वो इन्हें पूरी वेरीफाई करेगा। तो अब इस इंटरनल कंट्रोल में क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल ओवर एडवांसेस क्या होते हैं। सबसे पहला सबसे अच्छा इंटरनल कंट्रोल मतलब क्या हुआ कि बैंक क्रेडिट या एडवांस तभी दे रहा है जब वो पूरी तरह से अच्छी तरीके से अपने आप को सेटिस्फाई कर ले रहा है कि इस बोरोवर की क्रेडिट वर्दीनेस इतनी है कि ये कल को मेरे पूरे पैसे मुझे वापस करेगा। और वो जो भी लोन है ये ग्रांट किया जा रहा है एक प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा ही, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा ही। फिर जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो चेक किए जाने चाहिए लोन्स के लिए वो सब चेक किए गए, एग्जीक्यूट किए गए बाय द पार्टीज बिफोर एडवांसेस आर मेड। और जितनी भी गाइडलाइंस इशू की गई है, जो भी टर्म्स होते हैं सैंक्शन के, उनका एंड यूज़ ऑफ फंड्स है, इन सब के साथ कंप्लाई किया जा रहा है।
अब किसी पर्सन ने बैंक से होम लोन उठाई है तो बैंक ये इंश्योर करेगी कि ये इसी पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है ना, अब एजुकेशन के लिए तो नहीं यूज़ कर ले रहे होम लोन को। सफिशेंट मार्जिन मेंटेन करके रखी जा रही है सैंक्शन लेटर में, ताकि उसके अगेंस्ट कोई भी सिक्योरिटीज़ हो तो वो कवर की जा सके। और इस अवेलेबिलिटी के बारे में टाइम टू टाइम इंश्योर करते रहना होगा, रेगुलर इंटरवल्स में इंश्योर करना होगा बैंक को कि हाँ ये मार्जिन मेंटेन करके रखी जा रही है। और अगर जो सिक्योरिटीज़ तुम बैंक को दे रहे हो, एस्कोलेटरल, मॉर्गेज और वॉटेवर, और वो है इन द नेचर ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स, तो फिर उनकी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी जानी चाहिए बैंक के नाम में, और उनका जो इफेक्टिव कंट्रोल है उस सिक्योरिटीज़ का वो रिटेन होगा एज अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। जितनी भी सिक्योरिटीज़ है जो रिक्वायर करती है रजिस्ट्रेशन, वो रजिस्टर कर दी जानी चाहिए बैंक के नाम पे। अदरवाइज उससे जो भी एकम्पेन डॉक्यूमेंट है, जो भी उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है जिस पे मेन टाइटल आपको मिल रहा है, दैट इज़ अगर आप अपने होम लोन ले रहे हो अपनी घर की अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, तो जो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उनके पास रखा दिए जाने चाहिए। और अगर जो सिक्योरिटी दे रहे हो उसकी पोजेशन ही उनके पास है, तुमने मान लो गोल्ड था, तुमने ले जाके गोल्ड ही उनके पास रखवा दिया, तो सबसे पहले तो जब वो रिसीव कर रहे होंगे उस टाइम उन्हें उस पर टेस्ट चेक परफॉर्म करना होगा। देन उन्हें अपने गोडाउन में भी फ्रिक्वेंटली इंस्पेक्शन करते रहना होगा बाय रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स ऑफ द ब्रांच कंसर्न, इन एडिशन टू द इंस्पेक्शन ऑफ द बैंक, इंस्पेक्टर्स ऑफ द बैंक। फिर जो ड्राइंग पावर रजिस्टर्ड है वो एवरी मंथ अपडेट होनी चाहिए, ताकि आप रिकॉर्ड कर पाओ जो भी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ हाइपोथिकेट करी गई है, और ये जो भी एंट्रीज है ये एक प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा चेक की जा रही है। और फिर जैसा कि हमने ड्राइंग पावर के बारे में पढ़ते वक्त पढ़ा था कि अगर कोई भी ऐसा अकाउंट है जो एक्सीड कर देता है सैंक्शन लिमिट को, ड्राइंग पावर को, या इरेगुलर हो जाता है, तो उसे हमें तुरंत ही नोटिस में लाना होगा कंट्रोलिंग अथॉरिटी के, जो कि थी मैनेजमेंट। और जो भी ऑपरेशन है इन ईच एडवांस अकाउंट्स के, वो एटलीस्ट एक ना एक बार तो रिव्यू किए जाने चाहिए वंस अ ईयर एंड एट मोर फ्रिक्वेंट इंटरवल्स इन केस ऑफ लार्ज एडवांसेस। जो लार्ज एडवांसेस हैं उनके ऑपरेशन एक फ्रिक्वेंट इंटरवल्स में रिव्यू किए जाने चाहिए, और बाकी जो बचे कुछ एडवांस हैं उनको एटलीस्ट साल में एक बार तो आपको रिव्यू करना ही होगा। दैट इज़ अगर बैंक ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कर रही है, मतलब उनका इंटरनल कंट्रोल अच्छा है। अब इस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ के देखना, कोई डाउट हो तो पूछना। और नेक्स्ट टॉपिक इज ऑडिट ऑफ रेवेन्यू आइटम्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जैसा कि हम चैप्टर के स्टार्ट में ऑलरेडी ये डिस्कस किया कि हमारा पीएनएल किस फॉर्मेट में बनता है, ये हमें कौन बताता है, सेक्शन 29 का सब सेक्शन 1। ऑल्सो ये किस फॉर्मेट पे बनता है, तो हम फॉलो करते हैं फॉर्म बी ऑफ शेड्यूल 3, थर्ड शेड्यूल का फॉर्म बी, जो कि आपने एडवांस अकाउंट में डिटेल में पढ़ा है। शेड्यूल 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 6 शेड्यूल्स होते हैं हमारे पीएनएल में, जिसमें हम इनकम में शो करते हैं इंटरेस्ट अर्न एंड अदर इनकम। ऑब्वियसली बात है, एक बैंक की मेन इनकम क्या है, अब उसका मेन एसेट एडवांसेस है, तो मेन इनकम भी तो उस एडवांस से आने वाली इंटरेस्ट होगी। फिर हम बताएंगे उसके इंटरेस्ट एक्सपेंस, उसकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसकी जो भी प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज वो बना रही है, अब वो क्या बेसिस पे बनती है, तो जो हमने डाउटफुल एसेट्स का टॉपिक पढ़ा था उसके बेसिस पे, जिससे हमें नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर पता चल जाता है। और उसके बाद जो भी हमें अप्रोप्रिएशंस बनानी होती है, जो भी ट्रांसफ़र्स करने होते हैं, स्टैट्यूटरी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जिस भी तरह के रिजर्व में हम वो ट्रांसफ़र करते हैं, देन हमें मिलता है टोटल अमाउंट, वो अमाउंट जो नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफ़र होना है। तो देखो, इनकम में इंटरेस्ट अर्न और अदर इनकम। अब इंटरेस्ट क्या क्या पे मिल सकता है, किसी ने तुमसे बिल्स डिस्काउंट करवाई है, एडवांसेस डिस्काउंट करवाए हैं, इन्वेस्टमेंट की है बैंक ने, उस इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट अर्न कर रही है। आप कुछ बैलेंस रखते हो अपना आरबीआई के साथ, अदर इंटर बैंक फंड्स, उसमें इंटरेस्ट मिलता है। और इनके अलावा जो भी हेड बच रहा है, अगर उसमें से किसी से भी इंटरेस्ट मिल रही है तो वो, तो वहीं अदर कमीशन में वो इनकम्स आती हैं, लाइक तुम्हें कमीशन मिला फॉर बिल्स के कलेक्शन करने को, एनईएफटी, आरटीजीएस, ये सब में कमीशन मिला, लेटर ऑफ क्रेडिट आपने इशू करके दिया उसके लिए कमीशन मिला, लोन प्रोसेसिंग अरेंजमेंट, ये सब जो भी चार्जेस फीस आप चार्ज करते हो, मोबाइल बैंकिंग फीस, क्रेडिट डेबिट कार्ड फीस,
एनुअल इनकम फ़ी, मतलब इंटरेस्ट के अलावा अब जितनी भी तरह की इनकम्स है, अगर कोई लॉकर रेंट किया है तो उसमें जो इनकम आ रही है, गवर्नमेंट बिजनेस में जो कमीशन आ रही है, बाकी कंसल्टेंसी सर्विसेज से जो कमीशन आ रही है, जो भी ब्रोकरेजेस है, इंश्योरेंस फ़ी है, म्यूचुअल फ़ंड की रेफरल कमीशन है, सर्विस ट्रांजैक्शन बैंक चार्जेस है। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि हमारी एक ट्रांजैक्शन फ़ीस कटती है। आप कभी अगर फ़ोन पे से अपने फ़ोन का रिचार्ज करोगे ना, तो आपको 1 या 2 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होते हैं चार्जेस। अब वो हमारे लिए चार्ज है, बट उनके लिए इनकम। और कोई भी अदर सर्विसेज लाइक डीमैट अकाउंट बनवाना, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के तरह काम करना, कैश मैनेजमेंट करना, हर एक चीज़ में जिसके लिए भी बैंक फ़ीस कलेक्ट कर रही है वो उसके अदर इनकम में शो होगा। ऑल्सो अगर किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट बेची है और उसमें प्रॉफिट हुआ है तो वो भी अदर इनकम में ही शो होगा। और जब उसका प्रॉफिट अदर इनकम में शो कर रहे हो तो अगर कोई लॉस भी हुआ ना, तो तुम अदर इनकम में माइनस करोगे उस लॉस को। लॉस होगा तो एक्सपेंस में नहीं शो करना है, इनकम में ही, अदर इनकम में ही, जहाँ प्रॉफिट शो कर रहे हो उसी से अगर कोई अमाउंट लॉस हुआ है तो वो भी माइनस करके शो करो। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग, अदर एसेट, कोई भी एसेट रीवैल्यू हुआ तो उस पर प्रॉफिट, किसी भी एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में अगर कोई प्रॉफिट हुआ, कोई भी इनकम अर्न की है बाय वे ऑफ डिविडेंड, और किसी हर तरह की मिसलेनियस इनकम। और सिंपल वर्ड्स में अगर बोला जाए तो इंटरेस्ट के अलावा जो भी पैसा कमा रही है बैंक, वो हर एक पैसा उसकी अदर इनकम में आएगा। अब इस इनकम को लेके ऑडिटर क्या करेगा? इसमें ऑडिटर का सबसे पहला कंसर्न तो ये होगा कि वो एक रिजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करेगा कि जो भी इनकम रिकॉर्ड की गई है वो हर एक जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसके अगेंस्ट ही रिकॉर्ड की गई है और वो उस रेलेवेंट पीरियड की ही है। मान लो इस पीरियड की ऑडिट हो रही है, इनकम एक्चुअली में यहाँ की है जो आपने यहाँ शो की है, तो क्या ये सही है? नहीं। जिस पीरियड की ऑडिट हो रही है उसी पीरियड की इनकम है, उसी टाइम पे हुए ट्रांजैक्शन से अराइज हुई इनकम है, और कोई भी अनरिकॉर्डेड इनकम नहीं है। जितनी भी इनकम्स हुई है सारी शो की गई है। अब इस इनकम में भी होता है, जैसे आपको पता है ऑडिट करते वक्त आपको पहले मटेरियलिटी सेट करनी होती है, तो इनकम के लिए मटेरियलिटी कैसे सेट करोगे इसके बारे में आपको गाइडलाइंस दी है आरबीआई ने। आरबीआई कहता है अगर आप अपनी इनकम को ग्रॉस बेसिस पे देख रहे हो, दैट इज़ जितना पैसा आ रहा है डायरेक्ट उसको, उसमें कोई नेट ऑफ एक्सपेंस कुछ नहीं कर रहे हो, तो ऐसे केस में आप देखोगे जो भी अमाउंट 1% ऑफ टोटल इनकम को एक्सीड कर रहा है। क्या? 1% ऑफ टोटल इनकम। वही अगर आप उसे नेट ऑफ कॉस्ट करके देख रहे हो, दैट इज़ जो भी इनकम आ रही है उसको माइनस कर रहे हो सब एक्सपेंसेस से, और उसके बाद नेट जो कॉस्ट है, नेट ऑफ कॉस्ट होके जो इनकम बच रही है उसे देख रहे हो, तो ऐसे केस में अगर ये अमाउंट 1% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 1% ऑफ पीबीटी एक्सीड कर रहा है तो वो तुम्हारे लिए मटेरियल अमाउंट हो जाएगा। चाहो तो इसे ऐसे एक शॉर्ट नोट के लिए, शॉर्ट रिव्यू के लिए ऐसा लिख के रख लो कि इनकम जब ग्रॉस बेसिस पे देख रहे हैं तो 1% ऑफ टोटल इनकम, और नेट ऑफ कॉस्ट देख रहे हैं तो 1% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा, अब ये आपने ये समझ लिया कि मटेरियलिटी कब कैसे डिसाइड होती है। अगर कोई अमाउंट उन्हें एक्सीड कर रहा है तो वो मटेरियल है, बट अब ये मटेरियल है तो इसका क्या होगा? कोई भी ऐसा मटेरियल अमाउंट है तो उसे हम कंसिडर करेंगे ऑन एक्रूअल बेसिस, दैट इज़ वो रिसीव की या ड्यू हुई, दोनों ही केस में आप उसे रिकॉर्ड करोगे। और वही अगर अभी ऊपर जो हमने नॉर्म्स पढ़ा उसके बेसिस पे आपको समझ आ रहा है कि ये इनकम मटेरियल नहीं है, तो हो सकता है फिर बची कुछ इनकम को बैंक एकदम कैश बेसिस पे रिकॉग्नाइज करे, दैट इज़ जब वो रिसीव हो रही है सिर्फ तभी रिकॉग्नाइज करे, एक्रूअल बेसिस पे तो रिकॉर्ड ही ना करे। तो अब ऑडिटर रिपोर्ट क्वालिफाई नहीं कर देगा कि अरे ये तो अपनी पूरी इनकम शो ही नहीं कर रहे सही से। उनको परमिशन होती है ये करने की एज़ पर आरबीआई गाइडलाइंस। रेवेन्यू सर्टेनिटी, एक इनकम तभी रिकॉग्नाइज की जाएगी जब ये सर्टेन हो कि वो कलेक्ट की जा सकती है। एक्रूअल बेसिस में वो सिर्फ तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब ये उसकी अल्टीमेट कलेक्शन का आपके पास कोई प्रूफ हो, दैट इज़ कोई भी अनरिजनेबलनेस वहाँ पे ना हो। ये बहुत ही रिजनेबल है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अरे इस इंसान से तो मुझे इनकम आ ही जाएगी। आपको याद है जब मैंने आपको एनपीए अकाउंट पढ़ाया था तब आपको ये बताया था कि एनपीए में ना, जैसे स्टैंडर्ड अकाउंट्स है उसमें हम रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करते हैं? जब वो अक्रू होए या रिसीव होए, दोनों ही केस में जैसे ही वो अक्रू हो गई तुम उसे रिकॉग्नाइज कर लोगे एज इनकम।
बट वहीं एनपीए के केस में सिर्फ तभी करते हैं जब वो एक्चुअली में रिसीव हो रही हो। क्यों? क्योंकि ऐसे अकाउंट्स को लेके ना सर्टेन नहीं होता कि पैसा मिलेगा, बट इनके लिए सर्टेन होता है। तो वही बोला है कि आप एक रेवेन्यू को ऑन एक्रूअल बेसिस तभी रिकॉग्नाइज करोगे जब ये अनरिजनेबल ना हो, कि ये बहुत ही अल्टीमेट है, ये सर्टेन है कि उसकी कलेक्शन हो ही जाएगी। और आज की मॉडर्न डे बैंकिंग में ये जो एंट्रीज होती है इंटरेस्ट इनकम की, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाती है बैच प्रोसेस में इन सीबीएस सिस्टम। तो अभी जो एनपीए के लिए पढ़ा वही लिखा है रेवेन्यू अनसर्टेनिटी में, कि जहाँ पे एक सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी हो रिगार्डिंग अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ इनकम, और ये कब होता है? इन रेस्पेक्ट ऑफ एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो ऐसे केस में आरबीआई की गाइडलाइंस कुछ ऐसी है कि बैंक उन्हें तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेगा एज इनकम जब तक वो एक्चुअली में रियलाइज़ ना हो जाए। अब मान लो अभी हमने क्या पढ़ा था एनपीए पढ़ते वक्त, कि हम एज ऑन दी बैलेंस शीट डेट चेक करते हैं कि क्या 90 डेज तक ऐसा हुआ है कि कोई भी पैसे नहीं आए, ओवर ड्यू हो गया या आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। तो ये हो सकता है ना आपको 20 दिन आके पता चला हो अभी तक जो भी इनकम ड्यू हुई है वो आपने रिकॉर्ड कर ली हो। तो अब ऐसे केस में आप क्या करोगे कि अगर कोई ऐसी इंटरेस्ट इनकम है या कोई भी इनकम है जो ड्यू हुई और आपने रिकॉर्ड कर ली बट अभी तक रियलाइज़ नहीं हुई है, तो या तो आप उन्हें रिवर्स करोगे या उन्हें प्रोवाइड कर दोगे, उनके अगेंस्ट प्रोविज़न बना दोगे या उन्हें रिवर्स कर दोगे। और ये गवर्नमेंट गारंटी के लिए भी अप्लाई होगा, क्योंकि जब हमने इसके बारे में पढ़ा था गवर्नमेंट गारंटी के बारे में, तो हमने ये समझा था कि हम प्रोविजनिंग के लिए तो एनपीए कंसिडर नहीं करेंगे, बट इनकम रिकॉग्निशन के लिए हम उस अकाउंट को एज एनपीए कंसिडर करेंगे। और फिर एडवांसेस अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ का टॉपिक जब हमने पढ़ा था तो हमने ये समझा था कि ये जो अकाउंट्स होते हैं इन्हें हम एज एनपीए कंसिडर नहीं करते हैं अगर एक एडिक्वेट मार्जिन अवेलेबल हो तो ऐसे केसेस में आप उन्हें एज इनकम रिकॉग्नाइज कर सकते हो ऑन इट्स ड्यू डेट, क्योंकि वो एनपीए तो बनेंगे ही नहीं। अब बिल्स परचेज के केस में अगर कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट है तो हम उसे प्रॉपर्ली अपॉर्शन करते हैं बिटवीन द 2 ईयर्स। ये आपको याद आएगा, अपने अकाउंट्स या एडवांस अकाउंट्स में पढ़ा होगा, बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड का एक टॉपिक जिसमें आप रिबेट बनाते हो, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। अगर क्लोजिंग है तो वो क्रिएट करोगे, फिर नेक्स्ट ईयर ओपनिंग में इसको रिवर्स करोगे, फिर जितना इस साल डिस्काउंट आपने रिसीव किया, जितना डिस्काउंट आपने दिया उन सबको नेट ऑफ करके अगेन आप करेंट ईयर का क्लोजिंग शो करते हो। ये वही चीज़ कह रहा है, अगर कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट है तो उसे प्रॉपर्ली अपॉर्शन किया जाएगा बिटवीन 2 ईयर्स। ऑल्सो आपने एक बिल को क्या परचेज करके दिया, आपने एक बिल को डिस्काउंट करके दिया। आपके पास आए मिस्टर एक्स, उन्होंने कहा कि ये बिल है 1 CR की, आप ये आज मुझे पे कर दो और आप कल कलेक्ट कर लेना। तो उन्होंने ना इसमें से अपने चार्जेस काट के आपको पे किए 90 लाख। उसने समझो मान लो 10 लाख उन्होंने अपने चार्जेस डिडक्ट कर लिए बैंक ने। फिर जब कल बैंक अपना कलेक्ट करने गई ना बिल, तो उसे वहाँ पे मिला 99 लाख। 1 लाख का उनका भी कुछ का एक्सपेंस लग गया। तो अब ये जो है ना, ये आप अलग अलग शो करोगे। आप इनकम में 10 लाख शो करोगे, एक्सपेंस में 1 लाख शो करोगे, ना कि आप 10 - 1 नेट ऑफ करके शो करोगे। आपको समझ आया? एक बार और रिपीट कर रही हूँ। मिस्टर एक्स, एक पर्सन गया बैंक के पास, उसने बैंक को बोला कि आप मुझे बिल डिस्काउंट करके दे दो। उन्होंने बिल डिस्काउंट करी 1 करोड़ की, पर उसको दिया उन्होंने सिर्फ 90 लाख, मतलब 10 लाख उनकी इनकम हो गई, बैंक की इनकम हुई। अब जिस बिल पे 10 लाख की इनकम हुई, उसी बिल पे जब बैंक पैसा कलेक्ट करने गई तो उसे मिले 99 लाख। ये बिल कलेक्ट करने में उनका 1 लाख का एक्सपेंस हो गया। तो अब आप नॉर्मली सोचो तो एक ही बिल के अगेंस्ट रेवेन्यू और एक ही बिल के अगेंस्ट एक्सपेंस है, तो आपको ये लगेगा ना कि मैं 10 - 1 करके इनकम 9 लाख शो कर दूं, बट नहीं, ऐसा नहीं करना होता। आरबीआई की गाइडलाइंस ये कहती है कि आप ये 10 लाख अलग से इनकम में शो करोगे और ये 1 लाख को आप एक्सपेंस में शो करोगे। अब ऑडिटर इसमें क्या देखेगा कि ये जो गाइडलाइंस आरबीआई बोल रही है उसी के बेसिस में काम हो रहा है या नहीं। नाउ बिल्स फॉर कलेक्शन। बिल्स फॉर कलेक्शन के केस में ऑडिटर ये देखेगा कि क्या प्रोसीजर है अमाउंट क्रेडिट करने का उस पार्टी के अकाउंट में जिसके बिहाफ में ये बिल कलेक्ट किया जा रहा है। देखो, इसका प्रोसीजर कुछ ऐसा होता है ना कि ये बिल एक्चुअली में यूजुअली हम तब क्रेडिट करते हैं जब एक्चुअली में वो कलेक्ट कर ली गई हो बाय द ड्रॉई, फ्रॉम द ड्रॉई, इधर बाय द बैंक और थ्रू इट्स एजेंट, जिसके भी थ्रू हो। जब एक्चुअली में बिल का अमाउंट जो है वो रिसीव हो जाता है, वो कलेक्ट हो जाता है, बिल कलेक्ट हो जाती है, उसके बाद ही अमाउंट क्रेडिट किया जाता है।
एक ब्रांच के लिए इसकी कमीशन ड्यू तभी होती है जब वो बिल वो कलेक्ट कर लेते हैं। जब तक बिल उनके हाथ नहीं पहुंचा है तब तक उनके लिए इसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कैसी होगी, उनको पता ही नहीं है अरे हमें बिल कलेक्ट करनी है। जब वो बिल, जो भी बिल है वो कलेक्ट कर लेते हैं, उन तक पहुंच जाती है, उसके बाद ही उनके बिहाफ में ये कमीशन ड्यू होती है। रीनेगोशिएशंस, जो भी फीस या कमीशन एक बैंक अर्न करती है फ्रॉम रीनेगोशिएशंस या रीशेड्यूलिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट्स। हमने एक टॉपिक पढ़ा था, अगर आपको याद हो, ये हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर के केस में कि वो रीशेड्यूल कर देते हैं या नया लोन इशू कर देते हैं तो उसके लिए कुछ चार्जेस लेते हैं ना, तो ये जो फीस और कमीशन ये चार्ज करते हैं, ये रिकॉग्नाइज होती है एक्रूअल बेसिस में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कवर्ड बाय द रीनेगोशिएटेड और रीशेड्यूल्ड एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट। और ऐसी इनकम को ऑडिटर कैसे चेक करेगा, तो वो टेस्ट चेक करेगा सैम्पल बेसिस पे। वो टेस्ट चेक करेगा उस हर एक फ़ीस और कमीशन को, उस हर एक फ़ीस और कमीशन के कुछ सैम्पल को जो बैंक ने कलेक्ट की है एज कमीशन ऑन बिल्स और कलेक्शन, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटीज। और यहाँ हमारा इनकम का टॉपिक ख़त्म होता है ना, रिवर्सल ऑफ इनकम। रिवर्सल ऑफ इनकम में जो हमने एनपीए के लिए पढ़ा था कि अगर कोई भी एडवांस है, बिल्स परचेज डिस्काउंट है, अगर वो एनपीए बन जाता है और उस पर ऑलरेडी हमने उसकी जो इंटरेस्ट अक्रू हुई है वो रिकॉग्नाइज कर ली है एज इनकम और वो अभी तक क्रेडिट नहीं हुई है अकाउंट में, तो अब हम उसे या तो रिवर्स कर देंगे या तो उससे प्रोवाइड कर देंगे। और ये सेम चीज़ एप्लीकेबल होगी गवर्नमेंट गारंटी के लिए भी। और ना ही सिर्फ इस एनपीए अकाउंट में अक्रू होने वाला इंटरेस्ट को तुम रिवर्स या प्रोवाइड करोगे, साथ ही साथ उसकी जो भी फीस, कमीशंस हैं या सिमिलर इनकम है जो उस अकाउंट से आ रही है और वो अक्रू हो गई है, तो वो सीज हो जाएगी, वो रोक दी जाएगी टू अक्रू इन द करेंट पीरियड। और अगर आपने ऑलरेडी उसे रिकॉर्ड कर दिया है तो आप उसे रिवर्स करोगे या प्रोवाइड करोगे उसके लिए। अगर वो अभी तक कलेक्ट नहीं की गई है, दैट इज़ जब वो एक्चुअली में कलेक्ट होगी वो सिर्फ तभी रिकॉर्ड की जाएगी। और अगर इन केस बैंक ने गलती से रॉन्गली रिकॉग्नाइज कर लिए किसी इनकम को इन द पास्ट, तो उसे आप रिवर्स कर दोगे अगर वो रिकॉग्नाइज हो रही है एज इनकम ड्यूरिंग द करेंट ईयर, या तो उसके अगेंस्ट प्रोविज़न क्रिएट कर दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें इनकम उतनी ही दिखानी है ना जो एक्चुअली में करेंट पीरियड की है। फर्दर ऑडिटर ये इंक्वायर करेगा, ये चेक करेगा कि अगर किसी भी तरह की लार्ज डेबिट्स दिखाई दे रही है इंटरेस्ट इनकम अकाउंट में तो उसके अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराई गई है या नहीं। साथ ही साथ वो ये भी इंक्वायर करेगा कि क्या ऐसी कोई भी कम्युनिकेशन हुई है बोरोवर के साइड से जो पॉइंट आउट कर रही होगी डिफरेंस इन इंटरेस्ट चार्जेस, दैट इज़ कि आपने गलत इंटरेस्ट चार्ज कर दिया है या कुछ भी इंटरेस्ट में चेंजेस हो रही है, डिफरेंसेस दिख रही हैं, ऐसी कोई कम्युनिकेशन हुई है बोरोवर के साइड से, और अगर हुई है तो उसके अगेंस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन लिया गया है या नहीं। बिकॉज एट लास्ट बैंक में भी तो ह्यूमंस काम कर रहे हैं, हो सकता है कभी आप डेबिट क्रेडिट करने में कुछ मिस्टेक कर दो या इंटरेस्ट का अमाउंट गलत डल जाए, किसी भी तरह का इशू हो सकता है। अब ये अलग से बस लिखा है बट इसमें कुछ नया नहीं लिखा है। ये कह रहा है कि जो भी कंपोनेंट है फाइनेंस इनकम की ऑन द लीज एसेट, अगर वो एक्रू हो गई है और क्रेडिटेड, अक्रू करके क्रेडिट कर दी गई है इनकम अकाउंट में बिफोर द एसेट बिकम एनपीए, दैट इज़ एक अकाउंट के एनपीए बनने से पहले आपने जो भी इनकम यहाँ पे अकाउंट कर दी है, रिकॉग्नाइज कर दी है एज इनकम और वो अभी तक रियलाइज़ नहीं की है बैंक ने, तो उसे आप रिवर्स कर दोगे, प्रोवाइड कर दोगे। देन टेक आउट फाइनेंस। टेक आउट फाइनेंस क्या होता है ना, जहाँ पे आप एक्चुअली में एक लोन उठा रहे हो टू रिप्लेस द इनिशियल लोन। पहले आपने एक लोन लिया था, अब वो पे नहीं कर पा रहे हो तो आप एक फ्रेश लोन उठा रहे हो। और मोर स्पेसिफिकली एक टेक आउट लोन या टेक आउट फाइनेंसिंग होती है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, जहाँ पे लेंडर प्रॉमिस करता है कि मैं आपको इस पर्टिकुलर डेट को पूरा अमाउंट एक बार में दे दूंगा या कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया कंप्लीट होगी तो। ये जनरली लिया जाता है प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के लिए। जैसे कोई एक रियल एस्टेट वाला है, वो एक बिल्डिंग बना रहा है जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स हैं, तो वो कह रहा है ये बिल्डिंग जब बन के जिस दिन रेडी हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है उसी दिन मेरे पास ये सारे फ्लैट्स की बुकिंग है, मुझे सबके पैसे मिल जाएंगे और उस एक पर्टिकुलर डेट पे जैसे ये बिल्डिंग कंप्लीट होती है मैं सारे पैसे एक बार में लाके पे कर दूंगा। उसे हम कहते हैं टेक आउट लोन। और इस टेक आउट फाइनेंस के केस में हम इनकम रिकॉर्ड करते हैं रिकवरी के बेसिस पे। अगर अकाउंट एज एनपीए कंसीडर कर लिया गया है
तो अब वहाँ पे हम कोई भी इनकम तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जब तक वो एक्चुअली में रियलाइज़ नहीं हो जाती। ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऐसे टेक आउट फाइनेंसेस का, कि वो एक्सपेंड कर पाए सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कि वो एड्रेस कर पाए सेक्टोरल ग्रुप एंटिटी एक्सपोजर इश्यूज, उनकी एसेट लाइबिलिटी इन मिसमैच कंसर्न्स ऑफ टेंडर्स, वो बूस्ट कर पाए अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्गर टेन्योर डेट फाइनेंस फॉर प्रोजेक्ट्स। अब आप एक बिल्डिंग बनाने वाले को ये नहीं बोल सकते कि आपको मैं 5 साल का लोन दे रहा हूँ ऑफ 10 करोड़। अब अगर जो बिल्डिंग बन रही है उस बिल्डिंग को ही सिर्फ खड़ा होने पे पूरा बनने में अगर 5 साल या उससे ज़्यादा का टाइम लग रहा है तो फिर लोन हम उस हिसाब से प्रोवाइड करते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए स्पेसिफिकली होता है ये हमारा टेकआउट फाइनेंस, ताकि वो बूस्ट कर पाए अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्गर टेन्योर डेट फाइनेंस फॉर प्रोजेक्ट्स। तो पहला वो उनका सोर्स ऑफ फाइनेंस एक्सपेंड करता है, फिर वो उनकी जो भी सेक्टोरल ग्रुप एंटिटी एक्सपोजर इश्यूज होती है उन्हें एड्रेस करता है, साथ ही साथ वो बूस्ट करता है उनके लिए अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टेन्योर डेट फाइनेंस, दैट इज़ लॉन्ग टेन्योर के लिए डेट प्रोवाइड कराता है। ऑन पार्शियल रिकवरीज इन एनपीएस, अगर किसी एनपीए में पार्शियल रिकवरी हो रही है, अब देखो ये ना पहले से एक एग्रीमेंट बना होता है, इन केस अगर कोई भी पार्शियल रिकवरी हो तो वो कैसे एडजस्ट की जाएगी, कैसे अकाउंट की जाएगी। तो अगर कोई भी क्लियर एग्रीमेंट नहीं बनाया ना, एब्सेंट कर रहा है कोई भी नहीं बनाया बिटवीन द बैंक एंड द बोरोवर कि कैसे अपोर्शन की जाएगी इन रिकवरीज को, कि क्या उस अमाउंट को टूवर्ड्स प्रिंसिपल हम अपोर्शन करेंगे या टूवर्ड्स इंटरेस्ट, तो अब ऐसे केस में बैंक रिक्वायर्ड होती है टू अडॉप्ट एन अकाउंटिंग पॉलिसी, और फिर वो एक्सरसाइज करती है अपना राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ रिकवरीज इन अ यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट मैनर। दैट इज़, मान लो एक अकाउंट है जो एनपीए बनी है जिसके अगेंस्ट में अभी तुम्हें 10 लाख मिलने बचे हैं, 10 लाख आउटस्टैंडिंग है, अभी आपको फर्स्ट एक बार में मिल गई ना 10K, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो आपने सोचा इस 10K में हम अभी 7K डालते हैं प्रिंसिपल में और 3K को हम लगाते हैं इंटरेस्ट पे। दैट इज़ आपने 7:3 पे किया। अब यही यूनिफॉर्म और यही कंसिस्टेंट चलना चाहिए, कल को चाहे वो 1 लाख दे, 2 लाख दे या 5 लाख भी दे, तो ये 7:3 के रेशियो में ही आप उसे अपॉर्शन करोगे। अब ऐसे करते करते जब तक इंटरेस्ट इनकम पूरी नहीं हो जाती तब तक आपको यही फॉलो करना है, और एक बार हो सकता है आपको जितना इंटरेस्ट उसमें लेना था ना वो पूरा रिकवर हो गया, अब उसके बाद आप इसे चेंज करके पूरा 100% प्रिंसिपल के अगेंस्ट अपॉर्शन कर सकते हो। एक अप्रोप्रिएट पॉलिसी फॉलो करनी होगी हमें टू रिकॉग्नाइज इनकम एज पर AS9। अब AS9 क्या बोलता है कि जब ये सर्टेन हो कि रियलाइजेशन होगा पैसे का, हम तभी उसे रिकॉर्ड करते हैं, और उसी के बेसिस पे जो भी अमाउंट रिवर्स करना है, डी रिकॉग्नाइज करना है या नहीं रिकॉग्नाइज नहीं करना है, उसे अकाउंट करते हैं। इंटरेस्ट चाहे पार्टली रियलाइज हो, फुल्ली रियलाइज हो, एक एनपीए अकाउंट में जो रियलाइज़ हुआ है उसको तो हम एज इनकम कंसिडर करेंगे, क्योंकि अरे कितना भी रुपया है, चलो 1 लाख लेना था 50,000 ही आया, बट 50 आया तो ना, तो उसे इनकम कंसिडर करोगे। हाउएवर तुम्हें ये इंश्योर करना है कि ये जो भी क्रेडिट हुआ है ना, अमाउंट जो भी तुम्हें मिला है टुवर्ड्स इंटरेस्ट, ये आउट ऑफ कोई फ्रेश या एडिशनल क्रेडिट नहीं है, मतलब उसने पैसे कमाए और लाके दिया, ये नहीं कि आपके यहाँ पे इधर एनपीए हो गया कहीं और से जाके लोन उठा के लाके तुम्हें ये पैसे पे कर रहा है। अब हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि एक बार कोई अकाउंट एनपीए हो गया तो उसमें हम इनकम तक रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जब तक वो रिसीव ना हो जाए, रियलाइज़ ना हो जाए, रिकवर ना हो जाए। तो जब वो ड्यू होगी तो अब उसे हम कहाँ शो करके रखेंगे कि अरे इतना पैसा ड्यू हो गया, ये आया नहीं है, उसके लिए बनता है मेमोरेंडम अकाउंट। तो यही बोल रहा है कि जब कोई अकाउंट एनपीए की बनता है और उसकी कोई भी इनकम रिवर्स की जाती है, कोई भी इंटरेस्ट चार्ज कर दिया गया है वो कलेक्ट नहीं होता है, और उस तो हम उसे पीएनएल में डेबिट करते हैं, रिवर्स करते हैं, और उसका जो भी आगे का फर्दर एप्लीकेशन ऑफ इंटरेस्ट है उसे रोक देते हैं। तो ऐसे केस में बैंक कंटिन्यू करता है इन्हें रिकॉर्ड करना एज अक्रूड इंटरेस्ट इन अ मेमोरेंडम अकाउंट, जो उनकी बुक्स में होती है फॉर कंट्रोल पर्पस। चलो तुम इनकम की तरह रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो, पर तुम्हें पता तो होना चाहिए कि कितना अमाउंट अक्रू होके रखा है, उसके लिए अलग से एक अकाउंट बनता है जिसे कहते हैं मेमोरेंडम अकाउंट, और इसे आप इंक्लूड नहीं करोगे फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग ग्रॉस एडवांसेस। जब आप एडवांस की कैलकुलेशन कर रहे होगे ना कि इस साल कितना एडवांस दिया, मान लो 100 करोड़, तो इस 100 करोड़ में ये मेमोरेंडम अकाउंट का अमाउंट इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि वो एक तरह से तुम मान के चल रहे हो कि हम वापस से उसे रिकवर कर पाए नहीं कर पाए इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है, तो फिर उसे शो ही क्यों करोगे, ऑब्वियस सी बात है।
देन अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इंक्लूड करती है वो इनकम्स जो एक बैंक रिसीव करती है एज डिविडेंड या इंटरेस्ट ऑन व्हाट, ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स ऑफ कॉर्पोरेट या अदर इन्वेस्टमेंट्स, एक्सेप्ट इनकम अर्न बाय वे ऑफ डिविडेंड्स फ्रॉम सब्सिडियरी जॉइंट वेंचर्स। दैट इज़ आपने इन्वेस्टमेंट की, आपको उसमें मिल रहा है इंटरेस्ट और डिविडेंड, अगर तो वो इंटरेस्ट और डिविडेंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स ये सब से मिल रहा है ऑफ कॉर्पोरेट या अदर इन्वेस्टमेंट, तो आप उसे रिकॉग्नाइज करोगे अंडर इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। पर वहीं ये जो डिविडेंड है, अगर वो डिविडेंड आपको मिल रहा है फ्रॉम सब्सिडियरीज या जॉइंट वेंचर्स, तो फिर आप उसे रिकॉग्नाइज नहीं करोगे एज इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स। और जो भी ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट आप पे करते हो ऑन सिक्योरिटीज परचेज एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीमियम ऑन SLR इन्वेस्टमेंट, उन्हें आप नेट ऑफ करोगे इस इंटरेस्ट इनकम के साथ। ये SLR के लिए ना, ये सब के लिए बैंक भी एक इंटरेस्ट पे करती है RBI को, जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो ये सब पढ़ते हो ना, तो ये जो भी इनकम हो रही है और ये जो भी एक्सपेंस हो रहे हैं, इनको माइनस करके नेट ऑफ शो किया जाता है अंडर द हेड इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। और ये हमने जब स्टार्ट में टॉपिक पढ़ रहे थे तो अभी पढ़ा था कि चाहे बैंक में कि किसी इन्वेस्टमेंट को सेल करने से चाहे प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, वो हम अंडर द हेड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में ही शो करते हैं। दैट इज़ उसे अदर इनकम में ही आप शो करते हो। साथ ही साथ किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस अगर रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट में हो रहा है तो वो भी हम अदर इनकम के हेड के अंडर शो करते हैं। देन एक्सपेंसेस, तुम्हारी बैंक की एक्सपेंसेस ना 3 ब्रॉड कैटेगरीज में शो होती है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्रोविजन एंड कंटिंजेंसेस। अब इंटरेस्ट की इनकम तो एडवांसेस में होती है, एक्सपेंसेस क्या में होते हैं? जब आप कोई FD बनाते हो, कुछ पैसे रखते हो बैंक में, उस पर इंटरेस्ट मिलता है ना, तो वो बैंक के लिए तो एक्सपेंस हुई। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन RBI इंटर बैंक बोरोविंग्स, अदर्स। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उनके एम्प्लॉयज़ का जो भी पेमेंट है, प्रोविज़न का, उनको जो भी रेंट, टैक्स, लाइटिंग, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, एडवर्टाइजिंग, डेप्रिसिएशन चार्ज करना हो रहा है, डायरेक्टर्स फीस, अलाउंस एक्सपेंसेस, ऑडिटर्स फीस एक्सपेंसेस, ऑल काइंड ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंस, पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन रिपेयर्स, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, जितनी भी तरह की ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होती है वो ऑब्वियसली बात है आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के हेड के अंदर शो करोगे। फिर प्रोविजन और कंटिजेंसीज में हम जो भी NPA अकाउंट में प्रोविजन क्रिएट करते हैं, जो भी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्रिएट करते हैं। फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा था डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, उसके अगेंस्ट भी हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं। फिर प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज, ये सब शो करते हैं अंडर द हेड प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज। मतलब इसमें तो ना कुछ समझने का था ना याद करने का, याद क्या करोगे, ये तो ऑब्वियस है ना। इंटरेस्ट एक्सपेंस में क्या क्या एक्सपेंस आएंगे, जो तुम डिपॉजिट्स में इंटरेस्ट दे रहे हो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, जो भी ऑपरेटिंग खर्चे हैं, बैंक को चलाने के लिए जितने भी खर्चे लग रहे हैं। फिर प्रोविजन कंटिजेंसी, जो तुम प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो, सिंपल। अब इसको लेके ऑडिट अप्रोच क्या होगी, जैसे इंटरेस्ट इनकम के केस में आप रीजनेबलनेस चेक कर रहे थे, वैसे ही इंटरेस्ट एक्सपेंस के केस में भी आपका प्राइमरी कंसर्न होगा कि आप ये असेस करो कि क्या ओवरऑल रीजनेबलनेस है उस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट के एक्सपेंड होने का, कि एक्सपेंस का। और ये कैसे करोगे, तो एनालाइज करोगे रेशियो ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। अब आपको पता ही होगा अलग अलग टाइप के डिपॉजिट्स में अलग अलग बैंक्स में कुछ अलग अलग रेट्स होते हैं, कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट पे करती है, कुछ कम पे करती है। और जैसा कि इंटरेस्ट इनकम के केस में मॉडर्न डे बैंकिंग में ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है थ्रू अ बैच प्रोसेस इन CBS सिस्टम, लाइकवाइज जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। अब क्या अलग अलग FD, अलग अलग चीज़ों का तुम अलग अलग एक एक इंटरेस्ट बैठ के चेक करोगे? नहीं, ऑडिटर बैंक से ना ऑब्टेन कर लेगा एक एनालिसिस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स जो आउटस्टैंडिंग है एट द डेट ऑफ ईच क्वार्टर। फिर उसके बेसिस पे वो एक अपना वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करेगा, फिर उस रेट को कंपेयर करेगा विथ एक्चुअल एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन द रेलेवेंट डिपॉजिट्स एज पर एनुअल अकाउंट्स एंड इंक्वायरी करेगा अगर किसी भी तरह का उनके बीच में डिफरेंस दिख रहा है तो। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक बार तो ऑडिटर पहले खुद एक इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा और देखेगा कि जो ये लोग बैंक में शो कर रहे हैं या अपनी अकाउंट्स में शो कर रहे हैं वो दोनों सेम है या नहीं। दूसरा, वो इन इंटरेस्ट को लेके ये भी चेक करेगा कि क्या प्रीवियस ईयर के
बेसिस पे ये सही है, ये रिजनेबल है कि कोई मटेरियल डिफरेंस दिख रहा है। पिछले साल अभी तक इनका इंटरेस्ट बन रहा था 12% और इस साल ये अचानक से 20% बन गया, सीधा 8% से बढ़ गया। और ये चेक करने के लिए आपको ऑब्टेन करनी होगी जनरल लेजर ब्रेकअप फॉर द इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकर्ड ऑन डिपॉजिट्स। ऑडिटर एनालाइज करेगा, चेक करेगा मंथ ऑन मंथ कॉस्ट एनालिसिस को, उनके डॉक्यूमेंट्स को, जिससे तुम्हें रीज़न पता चलेगी कि क्या वेरिएंस है, वो सब क्यों हो रही है, अगर किसी भी तरह की डिफरेंस है तो वो क्यों हो रही है। फिर आप ये एनालाइज करोगे कि जो इंटरेस्ट एक्सपेंस कंसिडर की गई है कॉस्ट एनालिसिस के टाइम, क्या वो एग्री कर रही है जनरल लेजर से। अब मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि 1 लाख का मेरे पास एक FD है बैंक में, जिसमें मुझे मिलता है 10% का इंटरेस्ट, दैट इज़ 10,000। तो अब जो बैंक अपने एक्सपेंस शो कर रही है उसमें वो भी तो 10 के ही शो करेगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता मैं कह रही हूँ कि मुझे आती 10 के है बट बैंक वहाँ पे 20 के शो कर रही है। तो वही जो कॉस्ट एनालिसिस के लिए कंसिडर किया जाता है वो इक्वल होना चाहिए, वो एग्री करना चाहिए विद जनरल लेजर। ये मैंने एक यूज़र और बैंक के केस में बताया, बट यहाँ हम बैंक टू बैंक पढ़ रहे हैं। मतलब बैंक ही खुद अपना कॉस्ट एनालिसिस करती है कि अच्छा इतने एडवांसेस अभी तक, इतने डिपॉजिट्स हमारे पास है, उसमें इतना इंटरेस्ट रेट है, कुछ पर्टिकुलर रेट इज इक्वल्स टू इतना हमारा अभी इंटरेस्ट एक्सपेंस होना चाहिए और हमारी जनरल लेजर के हिसाब से इतना हमारा एक्सपेंस दिख रहा है, तो ये दोनों सेम होना चाहिए। ऑडिटर को अच्छी तरीके से ये समझ आना चाहिए कि क्या प्रोसेस है ये कंप्यूटेशन का, एवरेज बैलेंस का, और उसके बेसिस पे फिर वो रिकम्प्यूट करके देखेगा ऑन सैम्पल बेसिस। ऑडिटर टेस्ट चेक बेसिस पे वेरीफाई करेगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट को और ये इंश्योर करेगा कि हर एक डिपॉजिट में इंटरेस्ट प्रोवाइड कराई गई है अप टू द डेट ऑफ बैलेंस शीट। और जो ये इंटरेस्ट रेट है ये अकॉर्डेंस में विद बैंक्स इंटरनल रेगुलेशन, RBI डायरेक्टिव्स। अब RBI बोल रही है कि एक पर्टिकुलर टाइप की डिपॉजिट में आपको कम से कम 10% तो इंटरेस्ट देना है, लेकिन आप वहाँ पे सिर्फ 1% दे रहे हो, तो नहीं, ये नहीं हो सकता। पहला तो हर डिपॉजिट में इंटरेस्ट जाएगा, फिर RBI की डायरेक्टिव्स गाइडलाइंस के बेसिस पे होगा। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट्स भी एज़ पर बैंक या RBI की जो रूल्स है उनके बेसिस पे होगा। और अगर कोई इंटर ब्रांच बैलेंसेज है तो उनकी इंटरेस्ट होगी एज़ पर प्रेस्क्राइब बाय हेड ऑफिस या RBI। ऑडिटर ये 4 चीज़ें वेरीफाई करेगा, इंश्योर करेगा कि ये 4 चीज़ें इस तरीके से ही हो रही हैं। देन ऑडिटर ये असर्टेन करेगा कि क्या किसी भी तरह की चेंजेस दिख रही है किसी इंटरेस्ट रेट पे ऑन सेविंग अकाउंट या टर्म डिपॉजिट ड्यूरिंग द ईयर। इसके लिए वो ऑब्टेन करेगा इंटरेस्ट रेट कार्ड फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट और एनालाइज करेगा इंटरेस्ट कॉस्ट को फॉर पीरियड अकॉर्डिंगली। फिर ऑडिटर एग्जामिन करेगा कंप्लीटनेस दैट इंटरेस्ट हैज़ बीन एक्रूड ऑन एंटायर बोरोइंग पोर्टफोलियो में जितनी बोरोइंग दिख रही है हर एक में इंटरेस्ट शो करा जा रहा है, इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है, इसकी कंप्लीटनेस चेक करेगा ऑडिटर। अब उसने देखी बोरोइंग है 1 करोड़ की, 10% का इंटरेस्ट है, उसे समझ आया 10 लाख होना चाहिए था यहाँ पे इंटरेस्ट अक्रू। अब वो चेक करेगा जनरल लेजर में भी वो 10 लाख ही एग्री होना चाहिए, शो होना चाहिए। ऑडिटर को खुद भी रिकम्प्यूट करके देखना चाहिए जो इंटरेस्ट अक्रू हुई है उन्हें, बाय रेफरिंग द पैरामीटर्स लाइक फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीरियड elapsed till द डेट ऑफ बैलेंस शीट। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट क्या पे होती है, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचा है उस पर जितना % है और जितना टाइम हुआ है, और फिर वो ये रिकम्प्यूट करके ये इंश्योर करेगा, ये टैली करेगा कि हाँ एज़ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी यही सेम अमाउंट शो हो रही है। यहाँ हमारा ख़त्म होता है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस का टॉपिक। वही फॉर ऑडिट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑडिटर सबसे पहले चेक करेगा सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छे से काम कर रही है तो जो एक्सपेंसेस ज़रूरी हैं वही इंकर होंगे ना, ऐसे बिना बात के ज़बरदस्ती के झूठ बोगस एक्सपेंसेस तो नहीं होंगे। तो वो इस एक्सपेंस को चेक करने के लिए पहले इवेल्युएट करेगा सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, उसके बेसिस पर वो डिटरमाइन करेगा, डिज़ाइन करेगा अपनी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। और जो भी मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस है उसके केस में वो डाइवर्जेंट ट्रेंड चेक करेगा। जैसे हर बार ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है डायरेक्टर्स फीस का, तो पिछले साल कितनी फ़ीस थी, इस साल कितनी है, उससे पहले कितनी थी, उस ट्रेंड को चेक करेगा कि क्या कोई बहुत बड़ा वेरिएशन दिख रहा है यहाँ पे। परफॉर्म करेगा सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर, दैट इज़ वो रीजनेबलनेस चेक करेगा एक एक्सपेंसेस की। कैसे करेगा, तो पहले उनकी रेशियो निकालेगा, उनकी रेशियो कैसी होगी,
टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड कंपेयरिंग इट विथ कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स। इस साल की एक्सपेंसेस की पहले वो एक रेशियो निकालेगा कि इस साल कितना एक्सपेंस हुआ है, फिर उसे कॉरस्पॉन्डिंग फिगर से कंपेयर करके देखेगा प्रीवियस ईयर की। फिर जो भी एक्सपेंसेस है उन्हें वेरीफाई करेगा, रिफ़र करेगा उनके अगेंस्ट जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको, और चेक करेगा उनकी कैलकुलेशंस को। देन फॉर ऑडिट ऑफ प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज द ऑडिटर शुड, प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज के केस में सबसे पहले तो ऑडिटर ये इंश्योर करेगा कि उसके अगेंस्ट जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ कंप्लाई किया गया है। दैट इज़ अगर डाउटफुल एसेट में बोला है 25, 40 और 100 पे क्रिएट करने, तो उसी पे क्रिएट हुआ है। अब यहाँ 25 के बदले यहाँ 15 पे तो क्रिएट नहीं कर दिया। फिर वो ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग कि बैंक किस तरीके से कंप्यूट कर रही है अपनी प्रोविजन को ऑन स्टैंडर्ड एसेट्स एंड एनपीए। और ये करने के लिए ऑब्वियसली उसे पहले ये चेक करना होगा कि क्या अच्छी तरीके से क्लासीफाई किए गए लोन्स को और रिसीवेबल्स को इनटू स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस एसेट, एनपीए। और ये जो भी लोन्स हैं, अकाउंट्स हैं, इनको फिर वो सैम्पल बेसिस में चेक करेगा। फिर मान लो आपको ये पता है स्टैंडर्ड लोन्स 10 करोड़ है, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स जो है वो 50 करोड़ है या वॉट एवर अमाउंट है, तो उनके लिए एक डिटेल्ड ब्रेकअप ऑब्टेन करेगा, एक डिटेल्ड ब्रेकअप अकाउंट ऑब्टेन करेगा विथ जनरल लेजर, जिसमें तुम्हें एक्चुअली में पता चलेगी अच्छा इतने इतने स्टैंडर्ड लोन्स है, इस टाइप के एनपीए हैं। और फिर प्रोविज़न तो टैक्स की प्रोविजंस भी और इंक्लूड करती है, तो फिर वो टैक्स प्रोविज़न कंपटीशन ऑब्टेन करेगा बैंक से, उसकी मैनेजमेंट से, और वेरीफाई करेगा नेचर ऑफ आइटम्स जो डेबिट की गई है, जो क्रेडिट की गई है पीएनएल में। क्योंकि आपको पता है टैक्स में हम पढ़ते हैं कि पीएनएल में हर आइटम जो आप लिख रहे हो एक्सपेंस में, इनकम में, हर एक के लिए अलाउड नहीं होता है, हर एक एग्जाम्प्ट नहीं होता है। कुछ ही ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो अलाउड होते हैं। जैसे आपकी इनकम है 1 करोड़ बट आप टैक्स भर रहे हो 90 लाख पे। क्योंकि 10 लाख की कुछ ऐसी इनकम है जो अलाउड है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो अब आप पीएनएल अकाउंट लोगे, उठाओगे और चेक करोगे कि क्या क्या अमाउंट्स यहाँ पे डेबिट किए गए फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग टैक्स। फिर एग्जामिन करोगे कुछ अदर प्रोविजंस जो होंगे एक्सपेंसेस के लिए, उनकी प्रोविजनिंग चेक करोगे, उनकी एडिक्वेसी चेक करोगे कि कितना एडिक्वेट है वो, और अगर उसमें कुछ भी तुम्हें अलग सा दिख रहा है तो उसके अगेंस्ट तुम एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन करोगे फ्रॉम बैंक्स मैनेजमेंट। लेट्स हैव अ शॉर्ट रिव्यू ऑफ दिस। इनकम 2 टाइप में रिकॉर्ड होती है, इंटरेस्ट इनकम, अदर इनकम। इंटरेस्ट इनकम में हर तरह की इंटरेस्ट, डिस्काउंट, बिल इंटरेस्ट जो भी अर्न कर रही है बैंक वो रिकॉर्ड की जाती है। अदर इनकम में कोई भी कमीशन, एक्सचेंज, ब्रोकरेज, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट है तो ये सब रिकॉर्ड की जाती है। तो वही एक्सपेंसेस होते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, प्रोविजन कंटिजेंसीज एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है हमारा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक बोरोइंग एंड अदर्स। तो जैसा कि हमने फॉर्म बी अंडर शेड्यूल 3 का फॉर्मेट देखा है, वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्पेसिफिकली प्रोवाइड करे फॉर डिस्क्लोजर्स ऑफ इम्पैक्ट ऑफ प्रायर पीरियड आइटम्स ऑन करेंट ईयर्स प्रॉफिट एंड लॉस। तो इनकेस अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है तो आप अलग से वो चाहो तो शो कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग डिस्क्लोजर दे सकते हो। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 10 बैंक ऑडिट भी यहाँ ख़त्म होता है। ये केस स्टडी सॉल्व करके देखो, इस बार तो केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना। आई होप आपने वो वीडियो देखी है जिसमें मैंने न्यू पैटर्न एक्सप्लेन किया है, तो ये केस स्टडीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बाकी इन केस कोई डाउट हो यू कैन आस्क, आई विल क्लियर योर डाउट्स। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।